हेलो। अगला है हम लोगों को पढ़ना है, देखो तीन टर्म एक साथ है। एक को कच्छ लिखते हैं, दूसरा को हम उपकच्छ लिखते हैं, और तीसरा को हम लोग लिखते हैं कच्छक। एक आपका कच्छ हो जाएगा, एक आपका उपकच्छ हो जाएगा, फिर एक उसके अंदर आपका हो जाएगा कच्छक। तीन है आपका। कच्छ किसको बोलते हैं? कच्छ बोलते हैं नाभिक के चारों तरफ का वह वृत्तीय पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्या कहलाता है? कच्छ कहलाता है। उपकच्छ कैसे बोलेंगे? कच्छ में उपस्थित होते हैं ये, और ये आपका क्या होता है? कच्छ का ही भाग होता है। उपकच्छ का डिफिनेशन देना होगा तो कच्छ में उपस्थित, सॉरी, कच्छ में उपस्थित कच्छ का भाग क्या कहलाता है? उपकच्छ कहलाता है। उपकच्छ का डिफिनेशन ये होगा, ये कच्छ में उपस्थित रहते हैं। बस इतना ही। कच्छक का डिफिनेशन क्या होगा? कच्छप को बोला जाता है कि नाभिक के चारों तरफ का वह त्रिविमीय भाग, ये थ्री डायमेंशनल, थ्री डी वाला पार्ट बोला जा रहा है। त्रिविमीय का मतलब होता है थ्री डी, दो विमीय का होता है टू डी। टू डी थ्री डी समझता है? टू डी का मतलब दो बीमा। दो बीमा का मतलब यह है कि यदि हम किसी का सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं टू डी। जैसे सामने से बोर्ड को देखेंगे तो हम दो ही चीज देख पाते हैं, एक तो लंबाई और दूसरा चौड़ाई। तो इसलिए जब हम सामने से देख रहे हैं इसका तो क्या है, ये टू डी है। ठीक। थ्री डी का मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई दिख जाए, तीनों दिखे। जैसे हम लाइव किसी चीज को देखते हैं तो तीनों चीज देख लेते हैं, उसकी लंबाई को देख लेते हैं, चौड़ाई को भी देख लेते हैं, और साथ ही साथ मोटाई को देख लेते हैं। तो कहलाता है थ्री डी। थ्री डी देखो, आता है कभी कभी नाम सुना होगा कि थ्री डी फिल्म। थ्री डी आपका फिल्म आता है। ऐसे फिल्म आपका थ्री डी में ही देखा जाता है, लेकिन कुछ फिल्म थ्री डी में बनाया जाता है। वो क्या है, थ्री डी में क्या होता है कि वो जो थ्री डी एक इफेक्ट है। सिनेमा में क्या होता है कि थ्री डी एक इफेक्ट है जिसमें ऐसा दिखेगा कि वो जो जहां हम दूर दिख रहे हैं ना वो कोई चीज को, वो लगेगा हमारे आंख के आसपास दिख रहा है। उसके लिए एक चश्मा दिया जाता है, थ्री डी चश्मा। यानी सिनेमा हॉल वाला पर्दा आपके आंख के आसपास रहेगा, ऐसा लगेगा। इतना नजदीक कर दिया जाता है उसमें। वो थ्री डी चश्मे के कारण थ्री डी चश्मा बनता है, पोलराइज चश्मा का। धूप चश्मा समझता है? धूप चश्मा में एक बात देखा होगा कि गड्ढा दिखता है। ऐसे लगाएगा ना तो लगेगा आगे जाके गड्ढा है, फिर लगेगा। उसी का उल्टा बनाया जाता है, रिवर्स। क्या है कि यहाँ मतलब सामने जाने पे मतलब दूर लगेगा, उसमें क्या है दूर वाला सामने दिखेगा। तो वो होता है थ्री डी। थ्री डी इफेक्ट में एकदम सामने दिखेगा जो चीज, ऐसा लग रहा है कि। और साथ में एक साउंड होता है जिसको बोलते हैं डॉल्बी। डॉल्बी साउंड, ऐसा लगेगा कि कोई चीज यदि आपका आपके आसपास या कोई चीज सिनेमा हॉल में टूटा है पर्दे पे, तो ऐसा लगेगा कि वो आपके नजदीक कुर्सी के बगल में टूटा है, ऐसा लगाया जाता है। देखते हम लोग ऐसे क्या, फिल्म देखते थ्री डी में, लेकिन एक थ्री डी इफेक्ट होता है। थ्री डी में देखते ना, क्योंकि हीरो जो भी एक्टर है एक्ट्रेस है उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों देख लेते हैं हम लोग उसमें। तो इसलिए वो थ्री डी। थ्री डी का मतलब एल बी एच तीनों नजर आएगा, और टू डी का मतलब एल और बी लंबाई और चौड़ाई ही नजर आएगा। उसके अलावा तीसरी चीजें नजर नहीं आएगी। तो कच्छप का जो डिफिनेशन होता है ना, वो ये होता है कि वह त्रिविमीय भाग यानी तीनों डायमेंशनल वाला भाग जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कक्षक। डिफिनेशन क्या होगा? नाभिक के चारों तरफ का वह त्रिविमीय भाग जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। नाभिक के चारों तरफ का वह त्रिविमीय भाग जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होता है, कक्षक कहलाता है। बोलो, डिफिनेशन बोलेंगे? हम्म।
जो ऐसा है, कहाँ बाईपास से निकल गए एकदम काट के। अब कॉपिया में शुरुआती वर्डवा लिख ली थी। नाभिक के चारों तरफ का वह त्रिविमीय भाग जहाँ खाने पीने की संभावना सर्वाधिक होती है। त्रित्रिमीय भाग। हो गया त्रित्रिमीय भाग। तो पूरा कहाँ हुआ? चलो तीनों डिफिनेशन क्लियर हो गया। आगे हम लोग जानते हैं, तीनों को लिखते हैं, समझते हैं। नाभिक के चारों तरफ का वह वृत्तीय पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, क्या कहलाता है? कक्ष कहलाता है। कक्ष कहलाता है। कक्ष को हम लोग खास तरह के स्पेक्ट्रोवर्ड से, कक्ष को खास तरह के स्पेक्ट्रोवर्ड से, स्पेक्ट्रोवर्ड से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। इसका वर्ड कौन कौन होता है? के कक्ष होता है शुरू वाला, फिर एल होता है, एम होता है, एन होता है। चार ही कक्ष है यहाँ पे, है तो और इसके आगे, लेकिन चार कक्ष एग्जिट करता है, अस्तित्व में रहता है। के, एल, एम, एन लगातार। उपकक्ष कक्ष में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, तथा यह कक्ष का भाग होता है, यह कक्ष का एक भाग होता है। इसे भी खास प्रकार के स्पेक्ट्रोवर्ड से सूचित करते हैं, स्पेक्ट्रोवर्ड से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। देखो इसमें भी आपका क्या होता है, स्पेक्ट्रोवर्ड चलता है। उपकक्ष ना चार प्रकार का होता है। इसका नाम है, पहला का एस, दूसरा का पी, तीसरा का डी और चौथा का एफ। एस को बोलते हैं इन इंग्लिश में शार्प, पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और डी को बोलते हैं डिफ्यूज्ड, और एफ को बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल। ये आपका बोला जाता है। डिफ्यूज हो गया, और उसके बाद ये फंडामेंटल। ये हो गया नाभिक वाला। कक्ष वाला हो गया के एल एम एन। उपकक्ष वाला आपका हो गया एस पी डी एफ। कक्षक जो है उसी के अंदर क्या होता है, बॉक्स होता है। ये आपका कक्षक जो होता है, इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। कक्षक का डिफिनेशन, नाभिक के चारों तरफ
का वह त्रिविमीय भाग जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। ये ना बॉक्स में होता है, ये क्या आपका ऑर्बिटल्स एक तरह का बॉक्स होगा। ठीक, बस इसको हम लोग इतना ही जानेंगे। कक्ष, उपकक्ष और कक्षक तीनों हो गया क्लियर। यही हम लोगों को पढ़ना था, कक्ष के बारे में, उपकक्ष के बारे में और कक्षक के बारे में। यहाँ देखिए अगला जो है आपका कक्ष में जो होता है, कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक तरफ कक्ष और एक तरफ कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसके जस्ट अगला वाला टॉपिक लगाते हैं इधर, एक तरफ उपकक्ष और एक तरफ उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये जानकारी हम लोग लेंगे। तो देखो कक्ष वाला जो पार्ट है उसमें KLMN है, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। K में मैक्सिमम पहला कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। L में 8 लगाएगा, M में 18 लगाएगा और N में 32 लगाएगा। जस्ट यहाँ पर उपकक्ष SPDF, इसमें आपका क्या होता है, S में आपका लगता है 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये हो गया आपका कक्ष और कक्ष में इलेक्ट्रॉन। एक तरफ कक्ष की संख्या हो गई, दूसरी तरफ आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। एक तरफ उपकक्ष हो गया और दूसरा उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। क्लियर हो गया। ये 2, 8, 18, 32 से आगे सिखाएंगे ये आता कैसे है। ये जो 18 आया है इसमें 18 ही क्यों भरा जाता है, इसमें 32 ही क्यों भरा जाता है, उसमें 2 ही क्यों भरा जाता है, ये सारी जानकारी आगे हम लोग लेंगे इसका। क्लियर। नेक्स्ट अगला है अफबाउ सिद्धांत। अब हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है एक एक तत्व के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक इधर शुरू होगा थोड़ा जानकारी वाला। अफबाउ, अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ क्या है ना, अफबाउ जो आपका है ये ना एक जापानीज वर्ड है। ये क्या है आपका, जापानीज वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू फील्ड अप, टू बिल्ड अप, टू फील्ड अप, टू बिल्ड अप, टू बिल्ड अप, ये होता है आपका अफबाउ। जापानीज वर्ड है जहां इसका अर्थ टू फील्ड अप, भरना तथा निर्माण करना, भरना और इसका मतलब होता है निर्माण करना। अब देखो अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जो कक्ष में या फिर हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सिद्धांत पे होता है, इसी सिद्धांत पे होता है। ये जो आपका रूल है अफबाउ का, कि उन्होंने अफबाउ सिद्धांत में बताया कि पहले भरना होता है फिर निर्माण करना होता है। अफबाउ का मतलब ही हो जाएगा। अफबाउ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ऐसे दिखने से लगता है कि अफबाउ प्रिंसिपल बोल रहा है तो अफबाउ का सिद्धांत, अफबाउ क्या आपका उस वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन वैज्ञानिक का नाम ना होके ये क्या है, जापानीज वर्ड है। इसका मतलब होता है टू फील्ड अप, टू बिल्ड अप, निर्माण करना। अब देखो इसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 10 क्लास में सीखा था, शायद सीखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 1s2, फिर थोड़ा सा सिर्फ हम बताएंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सीखा हुआ तो ऑलरेडी है ही, लेकिन बता देते हैं फिर से। देखो ये अफबाउ का सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कैसे लाया, पहले उन्होंने सीरीज में सबको सजाया, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 4f 5s 5p 5d 5f, 6x 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f, इतना तक ही रहने देते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का सिस्टम उन्होंने कैसे लगाया, यहाँ से उन्होंने ऐसे ही किया,
1s, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d, ऐसे आपका उन्होंने ये सिस्टम दिया। ऐसे अब इसमें से यही सिस्टम के आधार पे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है? 1s में। फिर देखो कहाँ गया एरो? 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 3d में, फिर 4s, 3d नहीं, 3p के बाद 4s, ध्यान देगा, 3p के बाद यहाँ आया है 4s, फिर उसके बाद 3d, फिर उसके बाद 3d के बाद 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s, 7s के बाद कहाँ गए हम लोग? फिर यहाँ 5f, 6d, 7p, फिर 6f, 7d, फिर उसके बाद 7f। इतना फिलअप करने का उन्होंने ये बताया तरीका कि हम लोग जब भी भरेंगे तो ये क्या है आपका? ऊर्जा का उच्च स्तर वाला, यानी घटते क्रम, सॉरी बढ़ते क्रम में। 1s से ज्यादा ऊर्जा 2s में, 2s से ज्यादा ऊर्जा 2p में, ऊर्जा का स्तर दिखाया उन्होंने। ये क्या है? ऊर्जा का स्तर। और इसी से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं हम लोग। और फिलअप करके हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा का स्तर हो गया, फिलअप करके हम लोग सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक करके करते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब आगे 1 से लेके 30 तक का तत्व, 11th क्लास में हम लोग को 30 तत्व, 1 से लेके 30 तक के तत्व की जानकारी होनी चाहिए। यानी वो तत्व क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उसका यूज कहाँ पे होता है, ये हम 1 से लेके 30 तक कभी पढ़ेंगे। तब यहाँ के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करते जाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सीखेंगे ही, और साथ ही साथ आपका क्या होगा, ये तत्व की जानकारी भी लेंगे। जैसे देखो यहाँ से पहला तत्व है हाइड्रोजन, फर्स्ट में आएंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे लिखते हैं H1, यानी इसकी परमाणु संख्या आपका क्या है? 1 है। तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका भरने का तरीका ये होता है आपका कि शुरू में हम लोग सब सेल लेते हैं, या और ये आपका कक्ष होता है, ये उपकक्ष होता है, और इसमें ये जो भरा हुआ इलेक्ट्रॉन वो कक्षक होता है। ऐसे इसको समझो, कक्ष है, उपकक्ष है, और फिर ऊपर वाला कक्षक है। ऐसे भरते हम लोग। तो पहला आपका तत्व हो गया ये हाइड्रोजन, 1s1। ये डिफिनेशन इसमें ऐसा ये होगा आपका कि ये सबसे हल्का तत्व है। इसके बारे में अब हम लोग जानकारी लेंगे, हाइड्रोजन के बारे में एक एक करके। पहला जानकारी ये होगा, यह सबसे हल्का तत्व है। पूछा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का तत्व कौन है, तो सबसे हल्का तत्व आपका कौन है? तत्व है, ये आपका कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होगा सबसे हल्का तत्व होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा कि एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी सारे तत्व में न्यूट्रॉन होता है, एकमात्र तत्व जो न्यूट्रॉन विहीन है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता। न्यूट्रॉन बताए थे बीच वाला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के बीच में रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर। तो यहाँ से पॉइंट अगला ये बनेगा कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके पास आपका न्यूट्रॉन नहीं है? कौन होगा? हाइड्रोजन। एग्जाम आपका एक होता है सीजीएल, सीजीएल समझता है? नहीं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उससे बनता है इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट का ऑफिसर। उसमें यही सवाल आया हुआ है अभी इसके पिछले साल में कि कौन ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है? तो हाइड्रोजन। यानी यहीं से आपका जो भी पढ़ेंगे वो ज़्यादातर एग्जाम में आता है। पहले भी हम बता चुके हैं कि 12th क्लास तक ही ओरिजिनल क्लास है, उसके बाद ओरिजिनल क्लास नहीं है। यानी 12th के बाद जो पढ़ना है, तुम आगे जॉब लेने के लिए पढ़ोगे तो 12th के आगे नहीं पढ़ोगे, पीछे 6 से लेके 12 तक, 6 क्या 1 से लेके 12 तक जितना पढ़ा है उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। लेकिन इतना बड़ा सिलेबस है कि एक क्लास में एक ही सिलेबस याद करते हैं लोग।
अभी जैसे 12th पढ़ 11th पढ़ रहा तो 11th पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कोई और सिलेबस माइंड में आ ही नहीं रहा। वहाँ 12 क्लास का एक बार माइंड के अंदर फिट करना पड़ता है, इसीलिए वो चीज़ें कठिन होता है। लेकिन तब तक क्या है कि माइंड हमारा विकसित भी होता है। जैसे 11th क्लास में अभी तो 10 नहीं इजी लगने लगा 10 कितना इजी है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी ये टफ है, अभी पूरा पढ़ेगा तो और लगेगा इतना बड़ा सिलेबस। फिर 12th में जाएगा तो लगेगा कि 11th में पढ़े क्या थे, और ओरिजिनल टफ तो यहाँ पर है। और 12th जब पढ़ लेगा तब लगेगा कि नहीं, मतलब सबसे हैवी क्लास 12th था। ऐसे भी सबसे हैवी क्लास 12th ही है। ब्रह्मा के बाद आपका पहले बताया आगे नहीं पढ़ना है, फिर पीछे जितना भूल गया होगा फिर याद करो। इतना चीज फिर हो जाएगा एक जगह जमा कि एक चीज याद करेगा तो दूसरा भूलेगा। अब इसके दौरान जो जितना चीजों को याद रखता है वो जितना उसमें आगे जाएगा। जो कम याद रखेगा, इधर तो मेहनत करके बिना मेहनत करके 12th पास हो सकता है, लेकिन बात आएगी जब जॉब लेने की, सिलेक्शन लेने की, तब फिर दिक्कत हो जाएगा उसको। और वैसे लोग पास कर जाएंगे जो सेकेंड डिवीजन भी है और मेहनत लगातार करते रहा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आगे। 11th क्लास अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, अभी के लिए नहीं पढ़ रहा। तुम सोच लो कि बोर्ड एग्जाम के लिए 11th नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 11th कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए ओनली 12th पढ़ा जाएगा। यह सबसे हल्का तत्व है। दूसरा क्या बताया, इसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, इसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। इसमें न्यूट्रॉन जो होता है आपका क्या होता है, अनुपस्थित होता है। न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका अनुपस्थित। दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया। अब देखो, हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, ईंधन के तौर पे। सबसे अच्छा ईंधन हाइड्रोजन को माना जाता है, यानी ये सबसे ज्यादा कैपेसिटी दक्षता देता है। दक्षता मतलब समझा कि जैसे कि हम लोग कोई चीज जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो कोयला जलने पर ना वो अपना टोटल एनर्जी का लगभग 70 से 80% देता है, बाकी 20% धुआं वगैरह। उपला देखा होगा, गोईठा जलाते हैं हम लोग, तो कितना मिलता है हमें, बस उसमें से 50-50 मान लो, 50% धुएं हैं, 50% उससे एनर्जी मिलता है। लेकिन ये जो पदार्थ है आपका हाइड्रोजन, वो लगभग 95% तक फ्यूल देता है। अब बाकी 5% उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो उत्पन्न होता है जलने के दौरान। तो इसलिए सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है, और इसी को बोला जा रहा है भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन यानी फ्यूचर में इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में होगा सारी चीज़ों में। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी उस तरह का विकसित नहीं हो पाया है जिससे इसका इस्तेमाल हम लोग इधर सामान्य गाड़ी में करें। अभी सामान्य गाड़ी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, रॉकेट में ईंधन के रूप में। रॉकेट में इसी का फ्यूल भरा रहता है। तो तीसरा पॉइंट ये बनाएंगे हम लोग, इससे सबसे उत्तम ईंधन माना जाता है, सबसे अच्छा उत्तम ईंधन माना जाता है, इसे सबसे उत्तम ईंधन माना जाता है। चौथा पॉइंट, रॉकेट के प्रणोदक। रॉकेट का प्रणोदक बताए, रॉकेट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, रॉकेट का प्रणोदक। प्रणोदक मतलब ईंधन ही है, ठीक। रॉकेट के प्रणोदक के रूप में किसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब सब हाइड्रोजन पे आ रहा है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रणोदक क्या है, प्रणोदक मतलब ईंधन है, ईंधन को ही हम लोग प्रणोदक बोलते हैं। रॉकेट की प्रणाली बताए थे, याद है, रॉकेट कैसे काम करता है, नहीं बताया। रॉकेट की देखिए प्रणाली क्या है, रॉकेट में क्या रहता है, रॉकेट में ओनली फ्यूल रहता है। कहाँ आगे लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखो, रॉकेट आपका क्या होता है, ऐसे रॉकेट है आपका ये है रॉकेट। इसके ना 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग ऐसे लिखते हैं। इसके पास 3 भाग होता है, और तीनों में ओनली एक ही चीज भरा रहता है, फ्यूल। और सब में फ्यूल कौन सा है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 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 ऐसा फ्यूल है। और फ्यूल टैंक लगा होता है रॉकेट के जस्ट नीचे, सब में आपका फ्यूल टैंक है, ये फ्यूल टैंक है 3। और चौथा आपका क्या है, सेटेलाइट टैंक है।
यानी यहाँ पे एक सैटेलाइट वाला हिस्सा रहता है, जिसको हम लोग रॉकेट के जरिए ऐसा माना हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट को ऊपर फिट करते हैं रॉकेट से। दूसरा इस्तेमाल रॉकेट से आपका युद्ध भी लड़ा जाता है। रॉकेट मतलब गाइडर होता है आपका, रॉकेट के जरिए बमबारी भी की जाती है, दूसरे देशों में करना यहाँ से लेके वहां तक सब रॉकेट के जरिए की जाती है। तो रॉकेट का सिस्टम देखो क्या है, रॉकेट में 3 फ्यूल है, 3 फ्यूल टैंक है। तीनों का काम क्या क्या है? तीनों का काम है, पहला फ्यूल का काम है कि जब भी हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो हम ऊपर तभी जा सकते हैं जब हमारा वेग खास टाइप का वेग होगा। जैसे यहाँ से फेंकेंगे ऊपर की तरफ वस्तु तो क्या होगा, वो वाला वस्तु ना नीचे आ जाता है। लेकिन कुछ वस्तु जैसे रॉकेट है ऊपर जाता तो नीचे नहीं आता है। तो उसका कंडीशन ये है कि हमारे पृथ्वी के पास एक वेग है जिसका नाम है पलायन वेग। पृथ्वी का ना हर किसी का ना एक वेग होता है पलायन वेग, यानी वो वेग से यदि कोई जाता है तो उस पर ग्रेविटी काम नहीं करता है। ग्रेविटी काम नहीं करने का मतलब उसको खींच नहीं पाता पृथ्वी। और वो वेग कितना है, पृथ्वी के पास वो वेग है 11.2 किलोमीटर। यानी 1 सेकेंड में कोई पृथ्वी से ऊपर 11.2 किलोमीटर तक चलेगा, चल जाए, तो वो आपका क्या होगा, वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। अब लाने के लिए भी उतना ही वेग लगवाना पड़ता है बाद में। जैसे पृथ्वी के कक्ष में इंटर करना है तो खींच नहीं रहा है, तो हम लोग उधर से भी फोर्स, उतना ही फोर्स से हम लोग ये लगाते हैं, तब आता है। तो पहला काम है, देखो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना जाना है, 11.2 किलोमीटर। तो 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर ये वेग लाने का काम यहाँ से होता है। रॉकेट को हमेशा टावर से लॉन्च किया जाता है। टावर, ये वाला टावर मोबाइल टावर नहीं रहता है, ये ना समझ, ये वाला टावर है। वो टावर बनाया जाता है, खास तरह का होता है, उसमें ही लॉन्च किया जाता है। क्यों? क्योंकि फ्यूल प्रेशर देता है तब रॉकेट ऊपर जाता है। वो न्यूटन का तीसरा नियम के तहत काम करता है। फ्यूल बहुत हैवी प्रेशर देता है नीचे, उसके बदले में प्रेशर मिलता है उसको ऊपर, और फिर वो ऊपर जाता है। तो पहला फ्यूल टैंक का क्या काम है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेग दे देना। इतना अच्छा फ्यूल रखना यहाँ पे है, या इतना प्रेशर देना है कि ये ना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेग ले ले। और जैसे ही ले लेगा तो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के कक्ष से ऊपर। अब ऊपर चला गया तो ऊपर जाने के दौरान भी फ्यूल लगेगा। देखो, तो ये दूसरा वाला टैंक का काम है ऊपर इसको लेके जाना। और लेके के जाता है कितना, 36,000 किलोमीटर ऊपर। कितना? 36,000 किलोमीटर ऊपर। जितना सैटेलाइट लगा है सब 36,000 किलोमीटर ऊपर में लगा हुआ है। और वो सैटेलाइट रोटेट होके हमें जानकारी दे। सैटेलाइट का काम क्या है? सैटेलाइट का काम है नीचे, यानी हमारा ही क्या करना, निरीक्षण करना। हम लोग मैप लगाए हुए हैं, गूगल मैप किससे चलता है, सैटेलाइट से। फिर उसके अलावा जितने भी आपके जीपीएस वाले चीजें हैं वो सब किससे चलते हैं, सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट का काम, उसके अलावा जितने भी आपके प्रसारण होते हैं टीवी वगैरह, तो सब सैटेलाइट से चलता है। सैटेलाइट नहीं रहेगा तो प्रसारण नहीं होगा। मौसम का जानकारी हम लोग पहले बता देते हैं कि बारिश आने वाली है, सैटेलाइट से। सारी चीजें सैटेलाइट उपग्रह से हो रहा है। तो दूसरा का काम है, दूसरा फ्यूल। और इसका टंकी हमेशा गिरते रहता है, लेकिन ऐसे जगह से लॉन्च किया जाता है कि इसका टंकी जो बनाया जाता है बहुत हल्का बनाया जाता है कि गिरने पे किसी को क्षति नहीं देगा। इसीलिए देखेंगे रॉकेट जब जाता है तो पीछे से लाइनिंग बना रहता है। इधर भी देखा होगा कि आकाश में लाइनिंग बना हुआ है। वो लाइनिंग क्या है, फ्यूल का टैंक गिरने का लाइनिंग है। वो गिरा है इतना वेग से कि लाइन हमें दिख रहा है उसका। तो दूसरा का काम क्या है, नहीं, लेकिन हमें दिखाई कैसे देगा, नीचे ऐसे नहीं दिखाना। हम लोग देखते हैं डायमेंशनल में ना, ऐसे दिखता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्या? हाँ, जमीन पे। क्या? सीधे दिख रहा है, वो गिर रहा है कहीं और ना, यहाँ थोड़ा गिर रहा है। और हम लोग देखेंगे आकाश में 3 डायमेंशनल दिखता है, 3D, तो हमें लगता है कि वो सीधा है लेकिन है गिरा हुआ है। हाँ, 3D से गिर रहा है इंद्रधनुष। हम लोगों को कैसे लगता है, एकदम ऐसे बना हुआ है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ऊपर नीचे। हाँ, बनता वो कैसे है, वो मतलब वो रंग का कलर बीच में है ना, ऐसे है। लेकिन हम लोगों को दिखता है कि आकाश का ये आपका, ये समझ जाओ कि डिस्प्ले बन गया आकाश, और उसके अंदर ऐसे सटा हुआ दिखता है। तो वैसा नहीं है। तो
वो दिखने वाला है, दिखने के कारण। कैसे दीवार वाला देखो बनाता है वीडियो, ना बनाता रे, जमीन पे ऐसे रहे उल्टा, और ऐसे करके बनाता है, फिगर लेता है उल्टा, वही सब है मिराकल। दूसरा फ्यूल का काम, 36,000 किलोमीटर तक पहुंचा देना इसको। दूसरा टैंक हो गया खत्म, पहला टैंक ये वाला दिया, खत्म हो गया। दूसरा टैंक का काम 36,000 किलोमीटर तक गया, टैंक खत्म। तीसरा टैंक का काम, तीसरा टैंक का काम है कि इतना जोर से घुमा दो कि घूमते रहे हमेशा। तीसरा वाला का काम है कि ई फ्यूल से इतना हैवी से घुमा देंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगवे नहीं करेगा और घूमते भी रहेगा वो। तो इसीलिए तीसरा फ्यूल का काम ये है। और ये आके खत्म हो जाता तो बच गया आपका ये वाला हिस्सा। इसी के जरिए क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो सैटेलाइट है उगरे तो घुमा देता है वो, सैटेलाइट को घुमा के वो वाला फ्यूल हो गया नष्ट, सैटेलाइट रह गया ऊपर, रॉकेट वाला हिस्सा। अब जो बचा हुआ हिस्सा वो वापस आ जाता है, जो हिस्सा बचा हुआ है वो वापस। समझ गया? रॉकेट का 3 हिस्सा, पहला का काम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेग दे दो और खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा का काम 36,000 किलोमीटर तक पहुंचा देगा। तीसरा का काम रोटेट कर देगा इतना अच्छा से कि घूमते रहेगा। चौथा सैटेलाइट है। ठीक हो गया? प्रणोदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसका। अब देखो हाइड्रोजन जो होता है 3 प्रकार का होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, समस्थानिक का मतलब हाइड्रोजन 3 टाइप का होता है। हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। इसका मतलब क्या है कि सबका ना, जितने भी बहुत सारे ऐसे तत्व है जिसका समस्थानिक होता है। समस्थानिक समझता है वैसा पदार्थ जिसका परमाणु संख्या तो एक ही रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग रहेगा, वैसे वाले को बोलते हैं हम लोग समस्थानिक। यानी उसका प्लेसमेंट एक ही है, स्थान एक ही है, लेकिन क्वालिटी अलग अलग है। 1 2 3, यानी इसमें आपका द्रव्यमान इसका 1 होता है, इसका द्रव्यमान 2 होता है, इसका द्रव्यमान 3 होता है। तीनों का नाम है, पहला का नाम है प्रोटियम, दूसरा का नाम है ड्यूटेरियम, और तीसरा का नाम है ट्राइटियम। हाइड्रोजन कितने टाइप के हैं? 3। कौन कौन? पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, और तीसरा ट्राइटियम। प्रोटियम जो होता है हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। नवजात का मतलब जैसे नया नया बच्चा होता है, इसी तरह हाइड्रोजन का नया फॉर्मेशन जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम से बनाया जाता है कुछ वैसे चीजें जो खाद्य पदार्थ में भी इसका इस्तेमाल होता है, खाने वाली चीजों में भी इसका इस्तेमाल होता है प्रोटीन के तौर पे। तो प्रोटियम ये है आपका सबसे पहला वाला हाइड्रोजन होगा, नवजात होगा, ये विस्फोटक हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन की प्रणाली तीनों है, शांत भी रहता है और ये क्या है, विस्फोट भी करता है। तो प्रोटियम ये है। ड्यूटेरियम क्या है? ड्यूटेरियम आपका एक ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में भारी जल बनाता है। एक जल होता है, जल को बोलते हैं H2O, वो बनता है किससे? प्रोटियम से। प्रोटियम से बनता है जल H2O। ड्यूटेरियम एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग D2O। D2O इसी को बोला जाता है भारी जल। भारी जल का सूत्र याद रखेगा क्या होगा? D2O। और वनली जल का सूत्र क्या होगा? H2O। और तीसरा है ट्राइटियम। ट्राइटियम है विस्फोटक, ये क्या है? विस्फोट करता है, इसलिए ये क्या है आपका? विस्फोटक है। क्या है? विस्फोटक। अब यही विस्फोटक का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? देखिए 2 तरह का बम पूरे प्रकृति में बना हुआ है। एक को बोलते हैं हम लोग परमाणु बम, और एक को बोलते हैं हाइड्रोजन बम। परमाणु बम और दूसरा क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बम। परमाणु बम में आते हैं। परमाणु बम देखो क्या होता है, ये परमाणु के टूटने से प्रोसेस होता है 2 तरह का, एक होता है परमाणु विखंडन और एक होता है परमाणु संलयन। तो विखंडन से ज्यादा खतरनाक है संलयन। संलयन के कारण ही क्या होता है, सूर्य हमेशा ऊर्जा देते रहता है। संलयन में क्या है, 2 परमाणु जुट के एक नया परमाणु बनता है और एनर्जी उत्पन्न करता है। इसी का उल्टा इधर है, परमाणु विखंडन में 2 परमाणु एक परमाणु टूटेगा 3 परमाणु में, 3 परमाणु के टूटने से एनर्जी जो बनाएगा वो होगा परमाणु बम। तो परमाणु बम आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी यहाँ थोड़ा सा सिर्फ जानकारी ले रहे हैं। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम
सबके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी इसमें नहीं पढ़ना। रेडियो सक्रिय तत्व एक चैप्टर आएगा, वहां बताएंगे कि कैसे बनता है, इसका उपयोग क्या है। अभी वनली जान लो, परमाणु बम से 110 गुना ज्यादा खतरनाक है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो होता है परमाणु बम से सबसे खतरनाक बम यदि कोई बोलेगा तो यही है, कौन? हाइड्रोजन बम। परमाणु बम के फूटने से, परमाणु बम फोड़ेंगे तब बनाते हैं ये वाला बम, हाइड्रोजन बम। सोचो कितना खतरनाक होगा, परमाणु बम खतरनाक है। एक शहर को तबाह करने के लिए लगभग समझो कि जैसे कि हम एक परमाणु बम गिराया तो पूरा बिहार साफ, एक से, और जे गिरा रहा वो साफ, ये भी है। परमाणु बम को देखो, परमाणु बम को गिराए जाने के दौरान देखा होगा कि वैसे इलाके वाले देश पे टारगेट किया जाता है जो बहुत दूर है उस देश से। जैसे पाकिस्तान हमसे पाकिस्तान परमाणु बम गिरा दे, उसके पास भी परमाणु बम है, हमारे पास भी है, तो पाकिस्तान गिराएगा तो आधा पाकिस्तान पहले खुद साफ होगा, तब इंडिया का साफ करेगा, तो इंडिया का भी आधा पार्ट को उधर ले लेगा वो, अच्छा वाला गिरा दिया तब। लेकिन हमारा वाला क्वालिटी उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। इंडिया वाला का जो परमाणु बम की क्वालिटी है वह पाकिस्तान वाले की क्वालिटी से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, यानी हम लोग गिराएंगे तो उसका ज़्यादा नाश कर सकते हैं, वो गिराएगा तो कम। लेकिन क्या परमाणु बम में यही है कि जहाँ से लॉन्च होगा वहीं से वहाँ से वो विस्फोट करेगा शुरू, तो जो मारने वाला वो भी मरने के लिए तैयार रहेगा तब मार सकता है। इसीलिए परमाणु बम का हमला पहले नहीं होता, धमकी सब देगा लेकिन छोड़ेगा कोई नहीं, जानता है छोड़ेंगे तो पहले हम ही। अब वैसा सोच लिया मन में कि हम जाएंगे तो जाएंगे, तोरो लेके जाएंगे, तब वो वाला हो सकता है। इसलिए वो मतलब मतलब ये थोड़ा सा डर रहता है दूसरा देश से हम लोगों को। वो अलबलाहा है, वो सोच लगा कि हम जा रहे हैं तो इधर को लेके जाएगा। लेकिन इधर वाला एरिया में, भारत वाला एरिया में बिहार सुरक्षित है, बिहार को परमाणु बम से डर नहीं है। क्यों नहीं डर है? ऐसे इलाके में है ही है, कहीं से भी मारेगा ना दूसरा देश तो बिहार पे नहीं मार सकता है। इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा सेफ है बिहार। मारेगा तो किधर मारेगा? महाराष्ट्र, मुंबई, समुद्र के किनारे तुरंत मार देगा। गुजरात, राजस्थान, ये सबको तुरंत तुरंत मारेगा। हम लोग को मार ही नहीं सकते, कहाँ से मारेगा? इधर है ही नहीं, हम लोग कोई बॉर्डर टच नहीं करते हैं। इधर से भी हम लोग बंगाल है, पहले बंगाल को मारेगा तो मारेगा, हम लोग को मारने में वक्त लग जाएगा, मारेगा ही नहीं। और इधर मेन सिटी उड़ाने के लिए आएगा तो फिर नहीं जाएगा। जैसे मेन है ना, हम लोग बीच वाले इलाके से थोड़ा हट के हैं, तो इधर घुस गया गलती से तब तक तो दूसरा वाला मार देगा, दूसरा स्टेट वाला छोड़ेगा थोड़ा। इसलिए हम लोग सुरक्षित है, बिहार वाला परमाणु बम से डरना नहीं है, यदि छोड़ भी दिया तब भी। तो ये बता रहे थे हम, हाइड्रोजन बम सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे भी हाइड्रोजन बम छोड़ने वाला को ये सोचना पड़ेगा कि कैसे छोड़े हम, क्योंकि वो खुद तो जाएगा, पूरा जाएगा, आधा भी नहीं। जहां से तोड़ रहे हैं तो पूरा हमारा देश है, जैसे हाइड्रोजन बम को छोड़ना चाहेगा पाकिस्तान तो पहले वो पूरा साफ ले लेगा अपना, जीरो, सब मैप से हट जाएगा, तो दूसरा को भी हटा देगा, ये ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ और ना ही हो पाएगा। हाँ, परमाणु का जापान में गिराया गया था, लिटिल बॉय फैट मैन नाम का दो बम गिराया गया। पहला का नाम था लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, और दूसरा का नाम था फैट मैन, मोटा आदमी। बम का भी नाम होता है, गिरा देगा तो ऐसे ही, वो गिराने के पहले नाम देना पड़ता है कि हम ये वाला बम गिरा रहे हैं। बम का नामकरण होता है, हर एक चीज का नामकरण होता है। चक्रवात आता है, सुना होगा, तो इस चक्रवात का नाम ये रखा जाएगा, वो पहले से फिक्स है कि ये देश देगा। जैसे एशिया में चक्रवात आएगा ना, तो 20 देशों का 10-15 देशों का एक सीरीज बना हुआ है, वो नाम देगा कि हम ही नाम दे रहे हैं, अभी जो आया उसका नाम हम देंगे। इंडिया भी देता है, सारे लोग देते हैं मिल के नाम, नया नया जो भी आता है वो देता है। उसी तरह परमाणु बम का भी नाम होता है। लेकिन परमाणु बम एक बार गिर जाने के बाद इतना खतरनाक है कि उसकी पीढ़ी समाप्त हो जाती है, या उसकी पीढ़ी जो है बर्बाद ही रहता है। जैसे जापान का अभी भी 10 से 20% लोग विकलांग ही पैदा हो रहे हैं, इतना ज्यादा हानि है। इसलिए जापान ने सिलेंडर कर दिया था, बोला हम सेना उना कुछ नहीं रखेंगे। जब युद्ध हुआ ना, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 3 दिन में दो बम मार दिया। अब 3 दिन में दो बम मार दिया तो पूरा जापान ये हो गया, तो जापान बोला हम कुछ नहीं करेंगे अब। सिलेंडर पहले फुरफुरा रहा था तो मार दिया बम, किसने? अमेरिका ने। अमेरिका दोनों विश्व युद्ध में यही काम किया, 1 साल पहले आया, युद्ध खत्म,
जैसे अमेरिका 1945 वाला 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, तो 6 साल में, वो 6 साल शुरू में नहीं आता है, बड़ा तेज आदमी है, वो हथियार बेचेगा शुरू में, हथियार उथियार अपना बेच लेता है कि ठीक है तू भी चला वो भी चला, दोनों को देगा, ओकरो देगा ओकरो, दोनों को हथियार बेच बेच के पैसा कमा लिया, फिर आएगा कि कौन ज्यादा भारी देख रहेगा, देखेगा कि कौन ज्यादा लड़ रहा है, क्या क्या करना है, फिर आएगा लास्ट में। 1944 में आया, 1 साल में खत्म कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918, 3 साल तक वो नहीं आया, चौथा साल 1918 में आया साफ करने, बड़ा तेज आदमी है। अभी उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी इसलिए आता है, और वो ज्यादा विश्वसनीय भी नहीं है। जैसे एक होता है ना अमेरिका, जैसे जो है अमेरिका की दोस्ती इंडिया के साथ जो है, अमेरिका हर एक बार दोस्ती करता है, फ्रेंडशिप, लेकिन वो उसकी दोस्ती भरोसे लायक ना है। वो दोनों को यूज देता है उससे, इसीलिए इंडिया वाले अब हथियार नहीं खरीदते, क्या है कि वो हथियार जो देगा ना इंडिया को, तो इंडिया को मारना रहेगा तो उसका अगला वाला हथियार उसको दे देगा, अटैक करो, और दोनों हथियार एक ही रहेगा तो किस कौन मारेगा किसको, वैसे ही उलझा हुआ रह जाएगा। इसलिए भारत जितना हथियार खरीदता है, हमारे पास अभी हथियार की उतनी उत्तम श्रेणी नहीं आई है, तो जो हम लोग खरीदते हैं वो रसिया से खरीदते हैं, रूस वाला। रूस ऐसे भी पुराना दोस्त है इंडिया का, बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्ती निभाया था 1971 वाले या उसके पहले वाले युद्ध में। इसीलिए हम लोग भी तो सपोर्ट में रहते हैं, रसियन है, रशियन चीजें मतलब हम लोग अफोर्ड करते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट, ये कहाँ थे हम लोग रे, इसमें थे, हाइड्रोजन बम, समझ गया। हाइड्रोजन का 3 प्रणाली है, पहला वाला में जल बनाते हैं, दूसरा से भारी जल बनाते हैं, और तीसरा से उड़ावे वाला, जितना भी उड़ावे वाला चीज है वो बनाते हैं हम लोग, विस्फोटक। तो ट्राइटियम इसका विस्फोटक प्रणाली है, हाइड्रोजन से इसका इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन में इसका इस्तेमाल होता है विस्फोटक पदार्थों में। क्लियर हो गया? हम्म हाइड्रोजन के बारे में इतना ही, 4 पॉइंट क्लियर हो गया, देख लेगा। सबसे हल्का तत्व, न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, ईंधन माना जाता है। रॉकेट का प्रणोदक में एग्जाम में आएगा कि रॉकेट का ईंधन कौन बनाता है, तो कौन बनाता है आपका, हाइड्रोजन बनाता है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितने टाइप का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम से साधारण जल, ड्यूटेरियम से भारी जल, और ट्राइटियम से विस्फोटक। चलिए आगे, हाइड्रोजन के बाद हीलियम का आते हैं, विन्यास करते हैं। तो हीलियम में 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2, 1s में 2, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा, तो 1s में 2 तक भराएगा, अगला क्या होगा, फुल हो जाएगा तो 2s खोलेंगे, वो वाला सीरीज है उसके अनुसार। नहीं होगा तो लास्ट में एक बार फिर से बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। अभी इतना ही है। पहला पॉइंट, सबसे हल्का तत्व बोलेगा तो हाइड्रोजन, लेकिन सबसे हल्का गैस पूछ दे तो हीलियम, सबसे हल्का गैस हीलियम है। देखो, सबसे हल्का गैस की श्रेणी में आएगा हीलियम। हम लोग ना गुब्बारा को फुलाते हैं जब, तो पहले मुंह से फुलाते हैं, देखा होगा, तो मुंह से जो गुब्बारा को फुलाते हैं वो वायुमंडल में ऊपर की ओर ज्यादा नहीं जा पाता है, वायुमंडल, हाँ, वायुमंडल में ज्यादा ऊपर की ओर नहीं जा पाता है, कौन, मुंह से फुलाया हुआ गुब्बारा। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा गैस भरे हैं हम, हाइड्रोजन, और साथ में साथ लिक्विड भी डाले हैं। मुंह से फूकता है तो अपना वाला नहीं जाता लिक्विड, तो इसी के कारण मुंह से फूका हुआ गुब्बारा ऊपर की ओर नहीं जाता है, वो नीचे ही रहता है। उसके अलावा जस्ट इसका उल्टा, यदि हम हीलियम गैस का गुब्बारा भर दें तो नीचे नहीं आता है, ऊपर ही रहता है। क्यों? क्योंकि हीलियम आपका कौन सा गैस है, हल्का गैस है। अब इसके कारण ये ऊपर की तरफ जाता है। अब हीलियम गैस का हम लोग सिलेंडर लगाते हैं, ये जो आपका रहता है गुब्बारा भरने का एक खास सिलेंडर आता है, ठीक, उसमें हीलियम गैस की मात्रा होती है, उसको हम लोग डालते हैं तो ये ऊपर की ऊपर उड़ने वाला गुब्बारा ये हो जाता है। तो सबसे हल्का गैस कौन है, हीलियम है। अब हीलियम जो गैस है कैसा गैस है, सक्रिय या निष्क्रिय, तो निष्क्रिय गैस है।
6 गैस जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं उसका शुरुआत होता है हीलियम से। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान, रेडान। ये 6 गैस जो है वो निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब ये होता है अभिक्रिया नहीं करता किसी से। बाकी सारे तत्व अभिक्रिया करते हैं, ये 6 याद रखेंगे हम लोग कि अभिक्रिया नहीं करता। 6 गैस है, ये अभिक्रिया नहीं करता है, रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, सीधी सी बात। तो ये कैसा गैस है? निष्क्रिय गैस है। कैसा है? निष्क्रिय। एक्टिव गैस नहीं है, यानी अभिक्रिया। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जाता है शरीर के अंदर, रिएक्शन करता है, भोजन को तोड़ता है। नाइट्रोजन लेते हैं तो उसका काम है जाके निम्नीकरण करना, जीवाणु डेवलप करना, जिसके कारण क्या होता है, भोजन का पाचन हो पाता है। तो वैसा है। लेकिन ये क्या है आपका, कैसा गैस है? निष्क्रिय गैस है। तो दूसरा पॉइंट इसका ये बन जाएगा। तीसरा, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? वायुयान के चक्के में। वायुयान का जो पहिया होता है, कल ही सुना है। कितने लोग चले गए? अब प्लेन क्रैश हो गया आपका। अब हो जाता है वैसी घटना। है? नहीं, चक्का की वजह से नहीं, चक्का तो बता रहे हो, उसका अलग इंजन की खराबी है। उसका इंजन क्रायोजेनिक इंजन जो है उसमें कुछ खराबी आ जाता है। अब मशीन है तो क्या करोगे? नहीं, मशीन बनाया है इंसान ने, लेकिन मशीन कभी कभी काम करना धोखा दे देता है। चलो, तीसरा पॉइंट क्या बता रहे थे? इसका उपयोग वायुयान के वायुयान के पहिए में होता है। पहिए में होता है। किसका इस्तेमाल? हीलियम गैस का। हीलियम गैस का इस्तेमाल कहाँ होगा? वायुयान के पहिए में। क्यों होगा? देखो, टान लो ऑक्सीजन पूरा रूम वाला। ये नींद से अभी लगता है बेकार ही जग गई है, अभी नींदे में है ये। और नींद लेना ना, जब हवाई मार ले 2 2 3 3। गलती से लगता है एक बार उठा दिया जाता है 7 बजे। 8 9 बजे तक सोना था, उठा तो देवे करता है, फिर बिना खाए भेज देता है इसको। इसका उपयोग वायुयान के पहिए में क्यों होता है? घर्षण के कारण जैसे रिएक्शन करना शुरू कर देगा गैस, तो ये ना क्या करता है, घर्षण के कारण रिएक्शन करने से पहले यह अवरोध उत्पन्न करता है, रिएक्शन करने नहीं देता। आग वगैरह ना लगे पहिया में, इसीलिए इसको पहिया में भरा जाता है। किसको? हीलियम गैस को। जैसे अब लैंडिंग के दौरान क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी भागेगा, और वो सरफेस आपका क्या रहता है, एकदम पूरी तरह से हार्ड सरफेस है, तो ये रोटेट होगा तो घर्षण से आग उत्पन्न होने की संभावना है। तो आग में भी ये काम नहीं है। आग कैसे उत्पन्न होगा? आग में ऑक्सीजन का काम है, ऑक्सीजन आएगा, जो ऑक्सीजन ऐड हो, जैसे ही ऐड हुआ आग लगना शुरू। ये जाके ऑक्सीजन को आने ही नहीं देता उसके अंदर, आग लगने की संभावना खत्म हो जाती है। बहुत सारे सारे पदार्थ जो है ऑक्सीजन में जलते हैं। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का काम क्या है, जलाने का। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन में नहीं जलते हैं। उसका नाम है जिरकोनियम। उसको ऑक्सीजन में डालेंगे, ऑक्सीजन से जलाएंगे, नहीं जलेगा, वो नाइट्रोजन से जलता है। अलगे आदमी है, एक से एक अलगे आदमी ना रहता है। अगला, इसका उपयोग गोताखोर के सिलेंडर में होता है। इसका उपयोग गोताखोर के सिलेंडर में होता है। क्या? आओ, कैसे गोताखोर होता है? ऊपर वाला, डाइविंग वाला है। हमको भी नहीं पता, छोड़ देते इसको। गोताखोर का मतलब जो तैराकी करता है स्विमिंग पूल में। तो स्विमिंग पूल में तैराकी करता है तो उसके सिलेंडर में भरा रहता है ऑक्सीजन गैस। हम लोग श्वास लेंगे तो क्या भरा रहेगा? ऑक्सीजन। लेकिन ये ऑक्सीजन यदि भरा रहेगा, वनली ऑक्सीजन भर के देते थे सिलेंडर, तो होता क्या था, कि जल में भी ऑक्सीजन है और सिलेंडर में भी। तो सिलेंडर वाला ऑक्सीजन जैसे ही लेते थे तो जल वाला
ऑक्सीजन भी बाहर आता था, बोलता था हमरो अंदर लो, यानी उसका सिलेंडर के अंदर वो जाने का प्रयास करता था, हल्का सा भी कहीं भी थोड़ा सा भी लीकेज हुआ कि सारा पानी घुस जाता था किसमें, सिलेंडर में, और उस श्वास नली के जरिए हमारे अंदर आना शुरू, फिर क्या हो गया, दिक्कत आना शुरू। अब गोताखोर लगातार तक ये चलेगा तो सिलेंडर ऑक्सीजन का रहेगा तब ना, ऑक्सीजन में पानी भी आ रहा है, इसी कारण क्या होता है वहां डाला जाता है ऑक्सीजन के साथ हीलियम। पानी आवे से पहले हीलियम का काम है वो ऑक्सीजन को ऊपरे रोक लेना, गेटमैन की तरह काम करता नहीं, वो ऑक्सीजन को ही अंदर जाने दीजिए, आप अंदर नहीं आ सकते। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, गोताखोर के सिलेंडर में कौन कौन सा गैस भरा रहेगा, ऑक्सीजन के साथ हीलियम, हीलियम गैस का उपयोग हम लोग कर देंगे तो क्या होगा कि वो जो है पानी जो है, पानी वाला ऑक्सीजन जब ई वाला ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना शुरू करेगा तो इसके बीच में आ जाएगा, बीच में परत बनाएगा, नहीं बीच में मतलब हम लोग जैसे खड़ा थोड़ा होगा, ये क्या बनाएगा मेम्ब्रेन परत, अब परत बनाएगा तो ऑक्सीजन ऐड होगा ही नहीं, ऑक्सीजन हीलियम में घुलेगा, अभिक्रिया करने देगा ही नहीं, इसीलिए क्या इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो जाता है, गोताखोर के सिलेंडर में होता है। अगला, इसका उपयोग होता है मौसमी गुब्बारा बनाने में, इसका उपयोग मौसमी गुब्बारा गुब्बारा बनाने में होता है, इसका उपयोग किस में होता है, मौसमी गुब्बारा बनाने में। मौसमी गुब्बारा किसको बोलते हैं, वैसा गुब्बारा जिसमें क्या रहेगा कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं जो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जैसे ओलंपिक, ओलंपिक का खेल है तो 7 दिन 8 दिन 10 दिन चलता है वो, और इतना बड़ा खेल है कि पूरे वर्ल्ड का खिलाड़ी वहां पहुंचता है, और इतना अच्छा मतलब इसमें उतना ज़्यादा खेल की संख्या है कि हम लोग बंद ग्राउंड में नहीं खेल सकते, उसके लिए ग्राउंड ओपन चाहिए। अब ग्राउंड ओपन चाहिए और हो जाएगा बरसात, तो कैसे क्या काम करेगा, खेल नहीं हो पाएगा। अब उतना दिन में ही आयोजन होना होता है ओलंपिक का, क्योंकि दूसरे देश से लोग गए हुए रहते हैं, वो दूसरे देश में कितना दिन ठहरेंगे और कितना दिन एक्टिव रहेंगे वो, जैसे कि अलग अलग वातावरण से लोग जाते हैं ना, इंडिया वाला का खान पान अलग है, तो इंडिया वाला मान लिया जाए कि बहुत सारा जिम्नास्ट है, ठीक, तो जिम्नास्ट है तो यहाँ से 10-15 दिन का भोजन वो स्टॉक करके गया अपना टाइप का, कि वहाँ खाएगा तो उस तरह से लड़ेगा, उस तरह से वो एक्टिव करेगा, एक्टिव रहेगा। अब मान लेते हैं अमेरिका में रहना पड़ गया 2-3 महीना, तो अपना भोजन उसका जिस तरह का स्ट्रेंथ था वो उसको खाना पड़ेगा उधर वाला, उधर वाला में उन लोग माहिर है, उन लोग अपना बॉडी को उस तरह से ट्रेंड किया कि वो खा के वो एनर्जी ले पाएगा। जैसे हम ही लोग दूसरे जगह जब खाते हैं तो दूसरे जगह जाते हैं तो जो चीज़ें खाते हैं उससे उतनी एक्टिव एनर्जी नहीं मिल पाती, जैसे बाहर कोई खाना खाता है तो समोसा वगैरह खाता है, वही सब खाना पड़ता है, चाट वगैरह, डोसा, तो इस सब से उतना एनर्जी हमें नहीं मिलता जितना घर वाले खाने से मिलता है, तो इसके कारण क्या हो, उन लोग को तो अनियमित हो जाए, उन लोग फिर अच्छा खेल नहीं पाएगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा सारा देश का। तो ऐसे वाली स्थिति से बचने के लिए क्या किया जाता है, ये गुब्बारा बनाया जाता है जिसको बोलते हैं मौसमी गुब्बारा, ये मौसमी गुब्बारा को लगा दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ क्या होता है, ये हीलियम गैस ना बादल को फाड़, बादल को आने ही नहीं देता, रिएक्शन करने ही नहीं देता हवा के साथ, तो बादल रिएक्शन नहीं करता, चल जाता है साइड हट के कि आया हुआ है हम जाते हैं, हम मेरा कोई काम नहीं है, इसीलिए क्या होता है वहाँ बरसात नहीं हो पाता, जहाँ बरसात नहीं करवाना है वहाँ ये गुब्बारा लगा दिया जाता है, गुब्बारा लगा देंगे तो बरसात नहीं होगा, लेकिन ये गुब्बारा महंगा है, इतना सस्ता नहीं है कि मतलब मुंह से फूका के हम लोग ये कर दें, इस गुब्बारों को बनाने में और इसके एरिया को मेंटेनेंस, इसके अंदर आयन जो डालते हैं उसमें बहुत खर्चा आता है, 10 करोड़ तक का खर्च आ सकता है एक गुब्बारा में, तो 10 करोड़ में इधर तो पंडाले टेंट हाउस सब कुछ हो जाएगा, काहेला हम लोग गुब्बारा लगाएंगे, ठीक। आपके ब्रिटिश जो आपके वर्ल्ड वाले जो फेमस व्यक्ति उन लोगों ने अपने मैरिज में लगवाया था, ओपन जैसे रखता है ना, लोग बड़ा ग्राउंड वगैरह में रखता है ना शादी, इधर तो हम लोग घर में करते हैं अपना छोटा वाला में, उन लोग बड़ा ग्राउंड में करता है तो लगवा देता है, उन लोग के पास जिसके पास पैसा ज्यादा है, जेकरा पास है 2-3 हजार करोड़ 4 हजार करोड़, तो ओकरा लिए 10 करोड़ को ही लगा, 10 रुपया के बराबर, मतलब 10 रुपया चल गया, उसको ऐसा ही लगेगा ना। मैं अंबानी की शादी में क्या हुआ, इतना खर्चा किया तो खर्चा कहाँ किया,
ओकरा लिए तो 2-4 रुपया था ना वो खर्चा। वो कैसे वो उसकी संपत्ति है लगभग ऐसा मान के चलो कि हजारों करोड़ है। अब 1000 करोड़ में से 1 करोड़ खर्चा किया, 1 रुपया ना खर्चा किया वो अपने अनुसार। क्या वही कहने का मतलब मेरे पास कि उसके पास 1000 करोड़ की संपत्ति यदि है तो 1% खर्चा के 1 रुपया, तो वैसे इधर वाले आदमी भी कर देता है 1 रुपया। जिसका 8000 रुपया है इनकम, तो 800 रुपया खर्चा नहीं कर देता है, कभी कर ही देता है। तो नॉर्मली उसका शादी का बोला इतना इतना खर्चा कुछ नहीं, वो ओकरा लिए नॉर्मली है, नॉर्मली खर्चा किया और उसकी शादी से वो इनकम किया। बड़े लोग की शादी से क्या होता है, इनकम होता है ना, उन लोग का ज्यादा लॉस थोड़ा है, जितना पैसा दिया वो सब वापस आ गया। सब ब्रॉडकास्ट चैनलिंग वगैरह जो भी है उसका लाइव शादी दिखाने के लिए हॉट स्टार ने 600 करोड़ दिया था। अब सोचो उसके शादी को लाइव दिखाने के लिए उधर से कमा, हॉट स्टार हम लोग से कमा लिया कि उसका शादी वाला दिखा रहे देखो। सब जगह बिजनेस है। बड़े लोग याद रखो, बड़े लोगों का पैसा लॉस होता ही नहीं, वो पैसा कहीं ना कहीं से आता है, छोटे लोग का लॉस होता है। हम लोग स्पॉन्सर करने वाले कौन आएगा, इधर वाले तो सबकी शादी देखे वाला कौन लेगा वीडियो, अपना शादी की वीडियो अपने नहीं देखता है हट। नेक्स्ट कहाँ थे हम लोग। इसका उपयोग मौसमी गुब्बारा बनाने में, मौसमी गुब्बारा समझ गया, बादल वगैरह को हटाने वाली गुब्बारा जो होगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मौसमी गुब्बारा। क्लियर। अब हीलियम में क्या बच गया, नहीं कुछ बचा, इतना ही हीलियम में, इतना ही हम लोग रखेंगे। 5 पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे हल्का गैस निष्क्रिय गैस, वायुयान के पहिया में बोलेगा कौन सा गैस, हीलियम। इसका उपयोग गोताखोर के सिलेंडर में किया जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और इसका उपयोग मौसमी गुब्बारा बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा हमारे पास आएगा लिथियम। लिथियम का जो होगा 1s2 पहले तो फुल हो जाएगा, और 2s उसके बाद 1s के बाद कौन खुलता है रिंग में, 2s, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 1 3 हो गया। लिथियम आपका हो गया 3। ठीक है चलो, लिथियम का 3 हो गया। अब यहाँ पर लिथियम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, एक एक करके। अभी देखो 3 पॉइंट आया, तीनों एक एक करके आया। पहला सबसे हल्का तत्व पढ़ा है, कौन है सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का गैस, और सबसे हल्का धातु। सबसे हल्का धातु कौन है, लिथियम है। लिथियम है, लिथियम एक धातु भी है, और ये जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग एनर्जी वाले पदार्थ में करते हैं। एनर्जी का मतलब वैसा पदार्थ या फिर वैसा जिससे हम एनर्जी गेन करते हैं। तो लिथियम का इस्तेमाल होता है बैटरी बनाने में। सारे प्रकार का जो बैटरी इधर देखते हैं हम लोग, जैसे मोबाइल की बैटरी है तो उसमें ऐसे लिखा रहेगा LION, यानी मोबाइल की जितनी भी बैटरियां हैं, ये वाला छोटा छोटा वाला स्मार्टफोन की बैटरी, सब किससे बनता है, नहीं उससे नहीं, वो वाला मोबाइल वाला बता रहे हैं हम, वो अलग है, वो जिंक है, कैडमियम की बैटरी है, जिंक कैडमियम की बैटरी आएगी। वही बैटरी आता है उसमें पीतल वाला, वो बैटरी में पढ़ाएंगे तब बताएंगे कौन बैटरी में कौन है। अभी इस बैटरी के बारे में मान ली, एक में 3-4 को लाएगा तो फिर दिक्कत होगा। बताने का तो ये बताएंगे, लेकिन फिर अभी अभी नहीं रखो, फिर आएगा सब बैटरी जानो, जैसे बैटरी जानना तो जिस दिन सारा बैटरी। अभी सिर्फ हम इसके बारे में चल रहे हैं ना, लिथियम के बारे में। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, लिथियम आयन बैटरी बनाने में किया जाता है। लिथियम हल्का धातु है। कार वाली बैटरी, या फिर समझ जाओ कि जो आपका नाव में बैटरी लगी होती है, वो सब किसका रहता है, इसी की बैटरी। चार्जेबल बैटरी भी है ये, लिथियम वाला बैटरी जितना भी रहेगा सब चार्जेबल है। वो बैटरी भी बोलेगा तो लिथियम है उसमें, जो चार्ज कर रहे हैं अभी। ये नहीं है, इससे थोड़ा अलग है, देखने में लगेगा यही बैटरी है, लेकिन वो बैटरी और इस बैटरी में थोड़ा सा अंतर है। वो चार्जेबल है, ये चार्ज करेंगे इसको चार्ज होगा नहीं होगा, एक बार ही लिखो फेंको। वो क्या है, अभी चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज होगा, फिर लगाएंगे फिर ये। वो और ये बैटरी में अंतर है। बैटरी में अंतर किस पदार्थ से उसमें डाला क्या गया है, कौन सा केमिकल,
केमिकल के आधार पे अंतर होता है। ऐसे देखने से बाहर में सब एक ही जैसा लगेगा, वो एरिया एक ही जैसा लग रहा है ना, लेकिन है नहीं एक, उसमें तो केमिकल कुछ और लगा हुआ है। छोड़ो। लिथियम आयन बैटरी क्लियर हो गया। मोबाइल की बैटरी याद रखेगा किसका बना होता है, जो भी बैटरी मोबाइल में है, छोटा वाला बड़ा वाला सब में लिथियम। लिथियम में इतना ही, ज्यादा नहीं है। पॉइंट बना देंगे। इसका उपयोग मोबाइल बैटरी तथा इलेक्ट्रॉनिक बैटरी बनाने में होता है। पनडुब्बी वगैरह होता है ना, और उसमें बैटरी रहेगा तभी ना वो चलेगा। पनडुब्बी वगैरह, सबमरीन, इलेक्ट्रिक वाला जितने भी चीजें हैं जो चार्ज होगा, स्कूटी विस्कूटी जितना भी चार्जेबल बैटरी है सब किसका है, लिथियम का है। लिथियम सबसे पहले हम लोगों के पास बहुत कम है, दूसरे वाले देश के पास ज्यादा है। चलिए हो गया। नेक्स्ट, बेरेलियम। 4, बेरेलियम में आते हैं। बेरेलियम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मतलब लेना है हम लोगों को, इसका उपयोग भी ज़्यादा नहीं है। एक धातु है और जो गोलीय आकार का नहीं होता है। परमाणु ज़्यादातर क्या होता है, गोल आकार का होता है, लेकिन इसका परमाणु ना गोलीय नहीं है, क्या थोड़ा सा चरखुट टाइप का है। 1s2, 2s2, ये एक धातु है जो कम गोलीय परमाणु रखता है, परमाणु वाला है। क्लियर। चौथा हटाते हैं, पांचवा आते हैं, बोरोन। पांचवा का नाम है बोरोन। इधर नाम भी लिखते जाए, क्या है, बेरेलियम। उल्टा लिख दे, बेरेलियम। बोरोन 5, यह भी एक धातु है। पहले 1s2, 2s2 भी फुल हो गया, तब कौन शुरू होगा, 2p, तो 2p एक साथ लिख दिए। 2p में आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 वाला। ये भी एक धातु है, ये एक धातु है। धातु कैसे पहचानते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लास्ट में देखना है, 1 2 3 जिसका आएगा वो धातु। एक में 2 और 1, लास्ट वाले कक्ष में, ये टोटल नहीं जोड़ेंगे, लास्ट वाले में। लास्ट वाले कक्ष में यदि हम जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन 1 आए, 2 आए, 3 आए, वो धातु। 5 6 7 आए, अधातु। 4 आए, उपधातु। 8 आए, निष्क्रिय तत्व। तो एक धातु है, इसका उपयोग नियंत्रक छड़ में किया जाता है। इसका उपयोग नियंत्रक छड़ में किया जाता है। तो एक लिखे के बाद बताएंगे ना, तुरंत ही एकदम पूरी गिरा न है कि एकदम लाए पनीर पनीर पनीर। नियंत्रक छड़ में किया जाता है। पैसा देती है बतावे के लिए ना, रिचार्ज करती है भुकावे के लिए ना। नियंत्रक छड़ क्या है इसको जानते हैं, देखो। बिजली हम लोग बनाते हैं परमाणु से, परमाणु बिजली से। थोड़ा अच्छा रहो, एक्टिव। और बेस इसे गिरल रहेगी है, ले। तुम मारना भी मत, वैसे कमजोर के मार दी जहां एक बार था, कस के ना तू मारेगी तो कसे के ना लगेगा। इसका उपयोग नियंत्रक छड़ में, समझो। परमाणु घर में बिजली बनता है, जैसे इधर भी आपका देखो नवादा जिला में परमाणु बिजली का हो गया है ये। समझ जाओ कि हम लोगों का प्रस्ताव चला गया वहां पे, पारित भी कर लिया गया है। यदि परमाणु बिजली बन जाता तो हम लोगों का बिजली 1 मिनट भी नहीं जाएगा, 24 का 24 घंटा बिजली हम लोग लेंगे। लेकिन अभी बनने में टाइम है, हो सकता है 1 आध 1.5 साल 2 साल लग जाए। हैं, क्या तो ऐसा न्यूज देखिए कल बन रहा है। गजब है, काम करने में टाइम लगता है ना, परमाणु बिजली। हाँ, सरकारी काम नहीं, उतना प्रोसेस लगेगा, उसके लिए बहुत चीजें बनना रहता है। ऐसे नहीं परमाणु बिजली आया घर बना दिया ले, ये थी है मकान है कि तुरंत ही बना देगा।
वो जहां पे बनना है उसके चारों तरफ का एरिया खाली करवाना पड़ेगा। ऐसे बन जाएगा। फतेहपुर में कैसे बनेगा, यहाँ बन ही नहीं सकता है, यहाँ का एरिया खाली कहाँ है। ये डीहिया वाला हरवम बना दे। हाँ? तो डीही को दिक्कत हो जाएगा रे। डीही वाला इसमें वैसे जगह पे बनाया जाए जिसका दूर दूर तक एरिया। नहीं, नवादा, नवादा का कुछ हिस्सा जो है आपका अलग, जो जंगल एरिया टाइप का थोड़ा सा वहां बनाया जाएगा। तो ये कहीं भी बने उससे मतलब नहीं, लाइन सब जगह आएगा ना। बनेगा ज्यादा एरिया में नहीं बनेगा, तो इतने एरिया में मान लेते हैं एक घर है ओकरा से बड़ा, थोड़ा सा मोड़ इतना मान लेते हैं बनेगा। लेकिन उसकी सुरक्षा चाहिए, उससे किरण निकलता है। वो किरण यदि किसी को लग गया, मतलब गलती से वो मतलब दीवार बनाया जाता है बहुत ऊपर, और कंक्रीट का बनता है, ईटा वाला दीवार को क्रॉस कर सकता है। अरे, इसलिए कंक्रीट वाला दीवार बना था, पत्थर उत्थर को जोड़ के कंक्रीट दीवार, उससे क्रॉस नहीं करता। और वहाँ के लोग खास सुरक्षा में रहते हैं। शर्ट पैंट पहनेगा तो कखन ये निकल जाएगा चार गो बाज पे। इसलिए उसके खास तरह का कपड़ा डिजाइन किया जाता है। देखा ना, जैसे डॉक्टर कोरोना में देखा था ना डॉक्टर कैसे पहन के रहते थे, उसकी सुरक्षा कवच थी। वैसे उन लोगों का भी सुरक्षा कवच पहन के, नॉर्मल ये नहीं है, रेडिएशन होता है उसमें। रेडिएशन के कारण लोग ऐसे मरते हैं पता भी नहीं चलेगा। ईरान में 10 सेकेंड में 24,000 लोग मर गया ऐसे ही बस, 10 सेकेंड में क्रॉस हुआ मर गया। रेडिएशन से मरने वाला को तो पता नहीं कितना जल्दी मरता है। वो क्या कर देता है, सीधे हार्ट पे जाके वार करता है, रेडिएशन जाता है हार्ट पे और सूचना देता है ना कि ब्लड बहुत आ गया है। तो अंदर वाला पंप कहता है कि ठीक है हम नहीं भेजेंगे अब ब्लड, बीच में ब्लॉक के जा। समझ गया, रेडिएशन बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए लोगों को सलाह दिया जाता है मोबाइल वगैरह को दूर रखने के लिए। अब हालांकि इसमें उतना रेडिएशन नहीं है, लेकिन रेडिएशन है। रेडिएशन वाला किरण जाता है अंदर, और जहाँ पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड सेंटर का केंद्र है हृदय, वहाँ पे वो जाके ऐसा फॉल्स सूचना देता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा आ गया है, इसलिए ब्लड नहीं भेजिए। ब्लड नहीं भेजने का फॉल्स सूचना हो जाता है, वैसा समझा। और हाँ, उसको मान लेता है वो, और फिर नहीं भेजता है। नहीं भेजने का मतलब हमारे अंदर भी सिग्नल प्रणाली काम करता है ना, तो वो सिग्नल ही नहीं देता है, ठीक है। जैसे एक बताए थे चाय सबसे बड़ा सिग्नल अवरोधक। बताया ना चाय क्यों खतरनाक है हमारे लिए। चाय पीने से खतरनाक नहीं है। चाय का काम ये है कि वो तुम्हें, वो बोलेगा, मतलब ऐसा एहसास दिलाएगा कि तुमको एनर्जी मिल गया है। तुम एनर्जी ना लो, चाय पीने वाले को भूख कम लगता है, 2-3 बार पी लिया तो नहीं लगेगा। लेकिन हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, और वो कह रहा कि नहीं नहीं पूरा होल है, फॉल्स सूचना दे दिया कि पूरा हुआ है, तो इसलिए हम लोग खाते नहीं है। और चाहिए होता है, एक रे में चला जाता है, फिर देखा होगा चाय पिए वाला तो सब तो पीवे करती है एक एक गिलास। तू भी नहीं पी रही है? अच्छा, मतलब ऐसे बोली कसम से ऐसे पकड़ के। इसका मतलब ये होता है यदि हम मतलब थी नहीं तो बोल नहीं पाएंगे आगे, यही होता है ना इसका मतलब। तो इसका मतलब ये क्या है, ऐसे पकड़ के बोलते हैं कसम खाते, तो क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि यदि हम गलत बोल रहे हैं तो अगला बार से हम बोल नहीं पाएंगे, बस ये गला वाला पकड़ लिया हम। यही ना इसका मतलब है। अरे नियंत्रक छड़ पे एवे ने किया फिर। नियंत्रक क्षण में बता रहे थे परमाणु बिजली बनता है, तो परमाणु बिजली देखो कैसे बनता है। परमाणु बिजली और परमाणु बम में थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं है। लोग देखो जैसे क्या होता है कि पूरे देश में ये मनाही है, पूरे देश में ये मना है कि आप परमाणु बम नहीं बना सकते, वर्ल्ड में मना है। लेकिन होता यूं है कि परमाणु बिजली और परमाणु बम जो है, दोनों का तरीका लगभग सेम ही है। तो सब बोलता है कि हम बिजली बना रहे हैं। जैसे परमाणु बम बना है, मना है बनाने के लिए, परमाणु बम मान लीजिए वो बनाना चाहता है तो क्या बोलेगा कि हम बिजली बना रहे हैं। अब बिजली बना रहे हैं उसी के अंदर में, बिजली बनाना सबको छूट है, हाँ बिजली बनाइए ऊर्जा उत्पन्न कीजिए। और वही वाला में बस
जैसे ना देखा होगा, घर में बहुत सारा पौधा लगा देता है, 3 4 को गंजवा वाला बीच में, कि हम लगाए हैं पौधा। हम तो देखिए ना जी, आंवला उमला लगा के रखे हैं बीच में निकल गया गांजा। वही काम वहाँ होता है। परमाणु बम बनाने के लिए परमाणु बिजली वाला, परमाणु बम और बिजली में क्या अंतर है समझो। परमाणु बम में एक नाभिक है फटा 3 भाग में, ए भी फटा 3 भाग में, और 3 भाग में फटता है। सिस्टम है, क्यों? क्योंकि 3 बेसिक कण है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, यही 3 को डिवाइड करता है। ये भी फटा 3 भाग में, ये फटा, ऐसे फटते गया। हाँ, फिर 3 गो, इसीलिए क्या परमाणु बम खतरनाक है ना। एक जगह फटा तो वो जो फटना जो शुरू हुआ ढेर जगह पर। अब इसी में परमाणु बिजली कैसे बना लिया जाता है। ये फटा 3 भाग में, तो करता क्या है कि 3 भाग में फटा तो यहाँ पर हो जाता है आपका, 3 भाग में है ना, तो हमारे पास ही पाया जाता है बोरोन और कैडमियम। ये छड़ क्या करता है, ये दोनों को सोख लेता है, पंचसोखा की तरह काम करता है, इलिया सोख। तब बाकी बचा फिर एगो, फिर फटा 3 गो में, फिर 2 गो की सोख लेता है, समझा। फिर सोख लिया ये, फिर एगो फटा, एक ही को फर्टिलिटी देता है। और एक वो फटने के कारण क्या होता है, उससे ऊर्जा निकलता है, और उस ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन चला लेते हैं, और उसी से क्या बनता है, बिजली। यदि छोड़ देंगे तो बम बन जाएगा। उसको हम लोग अवशोषित ना करें, सोखे नहीं तो क्या 3 3 फटेगा, फिर अनियंत्रित हो जाएगा, और उसी को हम काबू में कर लेते हैं, उससे जो बिजली बन जाती है उसी को बोलते हैं हम लोग। तो इसी में किसका इस्तेमाल होता है, नियंत्रक छड़ का, समझ गया। कि छड़ यहाँ पे लगा देते हैं तो 3 परमाणु में टूटा ना, तो 2 को क्या कर लेता है, खींच लेता है। तीनों को नहीं खींचता, वो तीनों को खींचेगा फिर फटेगा कैसे। फिर 2 को खींच लिया तो एगो फिर फटा, 3 को फिर खींच लिया। इसके लिए लगाया जाता है, ये भट्ठी में लगा रहता है, परमाणु रिएक्टर भट्ठी बोलते हैं उसको। उसमें ये लगाया जाता है, और वहीं पे इसका इस्तेमाल होता है, किसमें, कैडमियम के साथ में। कैडमियम और बोरोन दोनों का छड़ का इस्तेमाल कहाँ होता है, नाभिकीय रिएक्टर में। इसका उपयोग नियंत्रक छड़ में किया जाता है। और नियंत्रक छड़ कहाँ पे रहता है आपका, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर मतलब जहाँ पे बिजली बनती है, उसी को बोलते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है रजौली वाला एरिया में हम लोगों का लगे, क्योंकि वहाँ पानी भी है, डैम है ना, तो डैम में पानी है, तो उस पानी का इस्तेमाल कर लेंगे। बिजली बनने का तरीका क्या है। बिजली देखो, जैसे होता है कोयला से भी बनता है, पहले कोयला से बनता था, अभी कोयला से नहीं बन रहा ज़्यादातर। ज़्यादातर कोई और ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे पानी से बना ले रहे हैं, कहीं पे ये। तो बनने का बस एक ही होता है, बनता कैसे बिजली। बिजली बनने के लिए एक यंत्र है, टरबाइन। क्या है, टरबाइन। इस टरबाइन को आप जिससे घुमा लो उसका बिजली। कोयला का टेम्परेचर दे के हम इस टरबाइन को घुमा लिए तो कोयला वाला बिजली। पानी गिरा के हम इस टरबाइन को घुमा लिए तो पानी वाला बिजली। हवा के जरिए, हवा वाला ऊर्जा का उपयोग करके, हवा वाला ऊर्जा आया, उस ऊर्जा का उपयोग करके टरबाइन घुमा लिया, हवा वाला ऊर्जा। परमाणु वाला आपका यंत्र से उसको घुमा लिए, परमाणु वाला बिजली। क्लियर, रहने देते हैं इतना। टरबाइन एक यंत्र है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं हम लोग, जिससे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वो घूमने वाला मशीन है, उसको घुमाया जाता है एनर्जी देके। जैसे मोटर में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो रोटेट होता है, उसी तरह वहां पर हम उस एनर्जी का उपयोग उसको रोटेट करने में करते हैं, तो उससे आयन बनता है, प्लस माइनस चार्ज। माइनस वाले का इस्तेमाल करके हम लोग बिजली में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर, रहने देते हैं।